नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल हम बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की और एंशिएंट हिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे संगम युग की, यानी कि एरा ऑफ संगम। तो संगम युग या संगम काल, जिसे तमिल में संग कालम भी बोलते हैं या संस्कृत में संग कालम। संग कालम जो है बेसिकली ये संगम जो है एक तरह से एक जॉइंटली इफेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि जो साउथ इंडिया में बहुत सारे राजवंश हुए हैं, पांड्या, चोलाज, चेराज, उनके कालखंड की बात है। उनके कालखंड में कैसी संस्कृति थी या क्या क्या चीजें हुई। तो अगर हम बात करें संगम युग की, तो संगम युग दक्षिण भारत के तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित और कृष्णा नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र था कि प्राचीन इतिहास का एक कालखंड है। और यह कालखंड जो है लगभग तीसरी यानी कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से लेकर लगभग चौथी शताब्दी तक, लगभग जो 400-700 साल का जो कालखंड है, उस कालखंड में जो साहित्य था या जो चीजें थी, उस साहित्य का नाम पड़ा संगम साहित्य। तो संगम साहित्य के नाम पर ही इस काल को हम संगम काल या संग कालम बोलते हैं या संगम युग कह सकते हैं। तो संगम साहित्य द्रविड़ साहित्य के शुरुआती तौर का एक मतलब कह सकते हो एक उदाहरण है। संगम से अभिप्राय तमिल कवियों के संगम या सम्मेलन से है, जो संभवतः किन्हीं प्रमुख राजाओं या राजवंशों के संरक्षण में हुआ। और 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है, यानी कि 8वीं सदी से पहले 3 संगमों का, जैसे पांड्या राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम मिलते हैं। तमिल कवियों का समागम होता है और उसके आयोजन भी किए जाते थे, जिन्हें मुंजमंगम कहा जाता है। मुंजमंगम कहा जाता है। 3 समय से थे प्रमुख संगम, मध्य संगम और अंतिम संगम। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम युग या संगम काल कहते हैं और पहले 2 संगमों को आप पौराणिक मानते हैं, यानी कि उनको पौराणिक मानते हैं। और जो लास्ट का जो संगम था उसको ही मूल संगम समय या मूल संगम काल कहते हैं। तो माना जाता है कि प्रथम संगम मदुरई में आयोजित किया गया था, मदुरई तमिलनाडु में। और इस संगम में देवता और महान संत सम्मिलित हुए थे। और किंतु इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ जो है उपलब्ध नहीं है। और द्वितीय संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया, यानी कि दूसरा जो संगम था, पहला संगम मदुरई में हुआ, दूसरा कपाटपुरम में हुआ। और इस संगम को हम तोलक्काप्पियम नामक एकमात्र ग्रंथ है जिसमें इसकी कुछ एविडेंस हैं, जिसके कुछ इसमें तथ्य इसके मौजूद हैं। तो तमिल व्याकरण जो है उसमें उसको उपलब्ध है। तृतीय संगम भी मदुरई में हुआ और इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ सामग्री ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध भी है। तो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच की अवधि तमिल क्रम में पांड्या, चोलाज और चेर 3 तमिल राजवंशों के जो मतलब मिला जुला जो असर रहा, उनके कुछ अपने समकालीन जो राजा थे और सरदार थे, उनका जो है शासन था। तो संगम साहित्य के रूप में संगम युग कहा जाता है। संगम युग का विवरण देने वाले प्रमुख स्रोत रचित साहित्य हैं और संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में ही लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें तो प्रमुख रचनाओं में तोलक्पियम, एतुपोके, पत्तुपातु, पदिनकेणी कंगणकुणु, सिलपंदिकारम, ये इस तरह के साहित्य हैं जिनका जो है आपको मिलता है। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत कुछ जो नॉर्थ इंडिया के जो सोर्स हैं वो अशोक के अभिलेखों में चोल या पांड्या के चेर के बारे में बताया गया है। जो अशोक ने जो उत्तर भारत के जो राजा थे या महान राजा जो अशोक हुए, उन्होंने दक्षिण भारत में कुछ ही हिस्सों को छोड़ के पूरे भारत में शासन किया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो ग्रीक से एक आए हुए राजदूत थे मैगस्थनीज, उनकी पुस्तक है इंडिका, उसमें भी मिलता है उदाहरण। और टॉलमी, पिलनी और ये इस तरह के जो राजदूत आए या उस समय के जो विजिटर्स इंडिया में आए, उनकी कुछ पुस्तकों में भी इसका जो है उदाहरण सहित इसका उल्लेख मिलता है। और कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में भी तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है। 8वीं सदी में
इरेनार अग्गपोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन मिलता है। तो इस तरह का बहुत सारी चीजें जो है नंद और मौर्यों के समय में ये चीजें मिली और इनका जो है एक इस तरह के ग्रंथ मिले, उनमें कहीं ना कहीं इनका विवरण मिलता है। संगमकालीन समाज और संस्कृति के बारे में बहुत विस्तार से दिया गया है। जैसे राजनीतिक जीवन जो है उसके बारे में लिखा गया है कि संगमकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक था, राजपद वंशानुगत था, राज्य को मंडल कहा जाता था, समस्त अधिकार राजा में निहित थे और राजा को वंदन, कार्मेन इत्यादि भी उपाधियां दी गई थी और जो है राजा को जन्मदिन पर बहुत सारे उपहार दिए जाते थे और राज दरबार में जो है लोग आकर उनको मतलब एक तरह से आके उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। और सामाजिक जीवन जो था उनका संगम काल में उत्तर भारत की संस्कृति के तत्वों का दक्षिण में भी प्रसार हुआ। तो संगम काल के 4 वर्ण थे। पहला अरसर जिसे शासक कहा जाता है, अंडनार ब्राह्मण, वेनिगर वणिक और वेलालर किसान। इस काल में भी जाति प्रथा का आधार व्यवसाय ही था कि जो जिसका व्यवसाय है उसी के आधार पर जातियां जो है निहित थी। व्यवसाय का आधार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति द्वारा हुआ करता था। तमिल क्षेत्रों में ब्राह्मणों का आगमन सर्वप्रथम संगम काल में ही हुआ। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो संगम काल में कृषि, पशुपालन आदि जो है मुख्य व्यवसाय थे। शिकार की भी लोग किया करते थे और दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि द्वारा कृषि का विस्तार हुआ। जो अगस्त्य ऋषि थे जब वो दक्षिण में उन्होंने कूच किया तो वहां पर उन्होंने कृषि को विस्तार किया। जहाजों का निर्माण तथा कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग थे। उरेयूर सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय में होता था, एक्सचेंज करते थे वस्तुएं। भाई चावल ले लिए, दाल दे दी, दाल ले ली, तेल दे दिया। इस तरह से तेल दे दिया तो आपको कुछ जो है घर की कुछ कपड़े दे दिए। तो इस तरह का व्यापार हुआ करता था, वस्तुओं से ही व्यापार। और चोल साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह पुहार और उरई थे। टॉलमी ने मेरी कारवीपट्टनम को खबेरिश नाम दिया था। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। कन्याकुमारी यानी कि सिंध से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत एक स्थान था और उसके मुहाने पर लगभग जो है संगम युग के लगभग 24 बंदरगाहों का भी जिक्र जो है इसमें किया गया है। यानी कि बहुत सारी चीजें उदाहरण के तौर पर मिली हैं। अगर धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो संगम युग में दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का आगमन हुआ और दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना सबसे प्राचीन है। यानी कि मुरुगन की जो है वहाँ सबसे ज़्यादा जो है, मुरुगन का एक अन्य नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है। बाद में सुब्रमण्यम का एक एकीकरण स्कंद कार्तिकेय से किया गया। यानी कि मुरुगन जो है एक तरह से भगवान कार्तिकेय को ही माना जाता है। तो मुरुगन का दूसरा नाम वेलन भी था। वेल या बर्छी इनका मुख्य अस्त्र, इनका प्रमुख अस्त्र था और मुरुगन का प्रतीक मुर्गा था। पहाड़ी क्षेत्र के शिकारियों के पर्वत देव के रूप में भी मुरुगन की पूजा होती थी। और जो है परशुराम की माता मरियप्पा चेचक की देवी थी। विष्णु का तमिल राम तिरुमल है, यानी कि विष्णु जी को तिरुमल के भगवान के रूप में जो है वहां पे माना जाता था। अगर हम बात करें शिक्षा की तो शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से संगम युग स्वर्णिम दौर था। बहुत सारे विद्वान जो है संगम युग में मिले, संगम काल में मिले और शिक्षा का न केवल प्रचलन था बल्कि ज्ञान जगत के सभी विषयों पर डिबेट्स जैसे होती थी। साइंस, कला, साहित्य, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, चित्रकला और मूर्तिकला की बातें की जाती थी या उनके उदाहरण मिले हैं। तो इन सब का समुचित ज्ञान सब लोगों को जो है दिया जाता था। तो पूरे अपने गोल्डन टाइम में ये संगम काल था। शिक्षा देने के लिए मंदिरों को चुना जाता था और शिक्षक को कर्ण कट्टम तथा शिक्षा पाने वाले को पिल्लई कहा जाता था। विद्यार्थी शिक्षा पूरी होने के कारण शिक्षकों को गुरु दक्षिणा देते थे। और संगम काल के अगर राजवंशों की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया है, चेरों को जो है मतलब जो वर्तमान में केरल है या जो तमिलनाडु का उत्तरी भाग है वहां पर उनका क्षेत्र था। चोल जो है चोल के नियंत्रण में वह क्षेत्र है जो वर्तमान में तमिलनाडु का मध्य और उत्तरी भाग है। पांड्यास की अगर बात करें तो पांड्योज ने मदुरई में शासन किया। उनका राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण से लेकर दक्षिण पूर्वी भाग में था और बंगाल की खाड़ी के साथ थम्बपराणी के संगम के पास स्थित था। तो पांड्या वंश जो है का प्रतीक चिन्ह मछली था। और संगम युग का जो अंत है वो 30वीं शताब्दी के अंत तक संगमकालीन व्यवस्था धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होती गई और इनका जो है अंत हो गया। तो कुल मिलाकर संगम युग बड़ा स्वर्णिम दौर था भारत का और दक्षिण में इसका जो है ये दक्षिण राज्यों पे केंद्रित था। तो संगम काल के बारे में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया और वीडियो जो है मैं आने वाले टाइम में आपको देता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा कि प्राचीन इतिहास के भी और बातें करेंगे, कुछ और राजवंशों की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।